गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने हिंदी पुस्तक के 14वें अध्याय को। 14वां अध्याय जो है उसका शीर्षक है गुलेल का खेल। ये एक छोटी सी कहानी है जो भीष्म साहनी, लेखक भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। भीष्म साहनी जो हैं वो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्हें उनके लेखों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पंजाब सरकार द्वारा लेखक अवार्ड दिया गया। उनकी तमस नाम का एक उन्होंने उपन्यास लिखा जो काफी विख्यात हुआ और उसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनाया गया है। तो वैसे ही महान लेखक की एक छोटी सी कहानी हमारे बुक में दी गई है, गुलेल का खेल, जिसमें ये दिखाया गया है कि हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। इसमें एक बालक है जो शुरू में जीवों को बहुत परेशान करता है, लेकिन कुछ ऐसा मोड़ आता है कि उसके हृदय में भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम अपने इस पाठ को। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ वह बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पीन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टाक लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता। उसे कभी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता। कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के कांटेदार झाऊ, चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमता रहता। लेखक कह रहे हैं कि ये घटना उस समय की है जब वो छठी क्लास में पढ़ते थे। छठे क्लास में पढ़ते समय लेखक के सहपाठियों में एक लड़का था जिसका नाम था बोधराज। वह बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। दूसरे जीवों को परेशान करने में उसे बड़ा आनंद आता था। बर्रे एक छोटा सा जीव होता है, जैसे हम लोग ततैया को देखते हैं वैसा ही होता है। उसे पकड़कर उसके डंक निकाल देता, डंक जिससे वो मारती है, डंक निकाल देता और उसके बाद उसके पैरों में धागा बांधकर उसे उड़ाने की कोशिश करता। और इस क्रम में उस बर्रे को कितनी परेशानी होती थी, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। कभी कभी फूलों के ऊपर बैठी हुई रंग बिरंगी सुंदर तितलियों को पकड़ लेता और उन्हें क्या करता, अपनी कॉपी में कांटे के द्वारा या पिन खोसकर कॉपी में चिपका देता। सारा वक्त वो अपने हाथ में गुलेल लेकर घूमता रहता था और उसके गुलेल का निशाना भी बड़ा अचूक था। अचूक मीन्स जो कभी चूकता न हो, यानी उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठता था। किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होके ऊपर बने हुए पक्षियों के घोंसले पर वो गुलेल से निशाना साध देता था और जब तक वो घोंसला गिरकर तितर बितर न हो जाए तब तक वो उसे छोड़ता नहीं था। वो अपने पॉकेट में अपने साथ भी अजीब अजीब चीजें लेके घूमता था। कभी वो
विभिन्न पक्षियों के अंडे को पॉकेट में लेके घूमता था, कभी चूहा को, और ऐसे ऐसी चीजें रखकर घूमता था जिससे बच्चे डरते थे। कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे डरते थे। छुट्टी के बाद जब सभी बच्चे अपने घर चले जाते तो वो घर न जाकर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी माँ भी उसकी इन आदतों से काफी परेशान थी और उसे कभी कभी गुस्से में आकर राक्षस करके बुलाती थी। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं, नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर नहीं होते। 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठते। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजे से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी मिलकर भी खींचे तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार को फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। लेखक कहते हैं कि वो बोधराज कक्षा में विद्यार्थियों को तरह तरह की कहानियां सुनाता था। एक दिन उसने एक कहानी बताई। कहा कि जानते हो मेरे घर में एक गोह रहती है। तो लेखक ने पूछा कि गोह क्या होती है? तो उसने बताया कि गोह सांप के जैसा एक जीव होता है जो लगभग बलिष्ठ भर यानी 1 हाथ भर लंबा होता है और उसके 8 पैर होते हैं, पंजे होते हैं, 8 पंजे होते हैं, जबकि सांप के पंजे नहीं होते। और फिर आगे बताने लगा कि जानते हो इस गोह से क्या होता है? लेखक ने कहा नहीं तो उसने बताया कि इस गोह का प्रयोग चोर चोरी करने के लिए करते हैं। गोह के पैर में रस्सी बांधकर उसे दीवार की दूसरी ओर फेंक देते हैं और गोह जो है अपने पंजे से दीवार को इतनी मजबूती से पकड़ लेती है कि फिर 10 आदमी भी पकड़कर उस रस्सी को खींचे तो रस्सी टूटती नहीं है और उसी रस्सी के सहारे चोर दीवार के उस ओर चले जाते हैं। फिर लेखक ने पूछा कि फिर वो गोह दीवार को छोड़ती कैसे है? इस पर उसने बताया कि उस ओर जाने के बाद चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं और दूध को पीने के बाद गोह की पकड़ जो है वो थोड़ी ढीली हो जाती है और वो दीवार छोड़ देती है। इस प्रकार से चोर चोरी करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहां भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह निरीह जानवरों को तंग करना छोड़ दे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे।
मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुंचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरी हुई थी पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। यह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा और अंडे तोड़ेगा। ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम को साफ कर दे। अब लेखक कह रहे हैं कि उसी समय उनके पिताजी की तरक्की हुई और वो रहने के लिए दूसरे घर में चले गए, बड़े घर में चले गए। वो बड़ा घर जो था उसके बाहर बड़ा सा कैंपस था, बहुत सारे पेड़ थे जिस पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनके घर के पीछे एक गोदाम था जिसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। उसमें रोशनदान के पास एक मैना पक्षी का भी घोंसला था और गोदाम के फर्श पे घोंसलों के तिनके, पक्षियों के टूटे हुए अंडे और उनकी बीट में टट्टी हमेशा गिरी रहती थी और वहां बहुत ज्यादा बदबू फैली रहती थी। बोधराज वहां अक्सर आने लगा। लेखक को लगता था कि वो ये सोच कर आता है कि यहाँ भी उसे शिकार अच्छा मिलेगा। लेकिन एक दिन अक्सर बोधराज आता था और लेखक उसके साथ खेलते थे। एक दिन उनकी माँ ने कहा कि अपने मित्र से कहो कि हमारे घोंसले को साफ कर दे, क्योंकि उसे घोंसले तोड़ने में बड़ा मजा आता है। इस पर लेखक ने कहा कि माँ, तुम खुद ही तो कहती हो कि वो अच्छा लड़का नहीं है, जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप लगता है। इस पर माँ ने कहा कि मैं उसे पक्षियों को मारने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, वह पक्षियों को मारता है इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो वहां से घोंसले हटा दे। दूसरे दिन जब बोधराज आया तो लेखक उसे लेकर के गोदाम में गए। गोदाम में चारों ओर फर्श पर पक्षियों के पंख, बीट फैले हुए थे और तिनके फैले हुए थे जिससे बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। लेखक लेकर के तो चले गए, लेकिन उनका मन घबरा रहा था कि बोधराज यहाँ भी अपना गंदा खेल खेलेगा, यानी पक्षियों को सताएगा। पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों कह दिया कि उससे घोंसला साफ करने के लिए कहो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिनमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटर गूं करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली चोंच झांकती हुई नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुगा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर की आवाज निकली और इसके बाद जोर की टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ सहतीर से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुप खड़ा था। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की बार कंकड़ घोंसले के किनारे पर जा लगा। 3-4 तिनके रुई के गोले उड़े
लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर गुलेल तान ली। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सिक्चे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील बड़ी भयानक लग रही है। अब लेखक बोधराज को लेकर तो चले गए थे गोदाम में, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि लेखक उन पक्षियों को परेशान करेगा। लेखक इतना सोच ही रहे थे कि तब तक उन्होंने देखा कि बोधराज ने अपनी गुलेल का निशाना लगा दिया है और उसने तुरंत ही गुलेल से कंकड़ को छोड़ा, लेकिन वह कंकड़ पक्षियों के घोंसले में न लगकर ऊपर टीन की छत थी उसमें जाकर के लग गया। फिर दूसरी बार उसने तुरंत निशाना साधा और अब की बार निशाना सहतीर में लगा। सहतीर क्या होती है बेटा? पुराने जमाने में छत के बीच में लकड़ी के बड़े बड़े वो लगाए जाते थे, बड़े बड़े टुकड़े बोटे की तरह, उसी को सहतीर कहा जाता था। उससे जाकर लगा। निशाना जो था बोधराज का अचूक था। बोधराज को अपने निशाने पे बड़ी अकड़ था और 2 बार उसका निशाना चूक गया था। अतः वह तीसरी बार निशाना साध कर बिल्कुल ध्यानपूर्वक खड़ा था और जैसे ही घोंसले में से मैने के बच्चे ने अपनी पीली पीली चोंच उठाई, उसने निशाना छोड़ दिया। अब की बार कंकड़ घोंसले से जा लगा, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। 3-4 तिनके और रुई के फाहे नीचे गिरे। ठीक उसी समय कमरे में एक भयानक साया मीन्स होता है परछाई, एक भयानक काला साया दिखाई दिया, परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वे लोग डर गए और देखने लगे कि ये परछाई किसकी है। तब लेखक ने देखा कि रोशनदान पर एक बड़ी सी भयानक चील बैठी हुई है और वो चील बड़ी ही भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चो चो की ऊंची आवाज आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर सहतीर पर बैठ गई। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसलों पर झपट्टा मारती होगी। अब वो भयानक साया जो था, उसे देखने के बाद लेखक को लगा कि ये चील का घोंसला है। उन्होंने बोधराज से कहा कि लगता है कि यह चील का घोंसला है और चील अपने घोंसले में वापस लौटी है। तो बोधराज ने बताया कि नहीं, यह चील का घोंसला नहीं हो सकता, क्योंकि चील जो है वो अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। उस वक्त घोंसले में से चों चों की आवाज आने लगी। उसी वक्त घोंसले में से चों चों की आवाज आने लगी। अब ये दोनों टकटकी बांधे उस घोंसले को देख रहे थे और चील क्या की, रोशनदान से आकर के सहतीर पर बैठ गई और अपनी छोटे से सिर को कभी दाहिने कभी बाएं घुमाने लगी। अब लेखक को बोधराज ने कहा कि यह यहाँ रोज आती होगी। अब लेखक की समझ में आ गया कि गोदाम की फर्श पर पक्षियों के पंख और मांस के लोथड़े क्यों गिरे रहते हैं। हर आए दिन चील जरूर उन पर झपट्टा मारती होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधकर यानी एक टक चील को देख रहा था और चील जो थी धीरे धीरे सहतीर पर चलती हुई घोंसले के तरफ आगे बढ़ रही थी। अब मैना के बच्चे जो हैं चील को देखकर पंख फड़फड़ाने लगे और चीखने लगे।
बोधराज अभी भी मूर्तिवत चील की तरफ ही ताके जा रहा था। मूर्तिवत यानी कि बिल्कुल एकाग्रचित होकर मूर्ति की तरह स्थिर हो गया था, हिलडुल नहीं रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चे को मार डालती है या बोधराज उन्हें अपने गुलेल से मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकर छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच ले आया। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2-1 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे सहतीर पर जा बैठी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही उसने छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चले, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती थी, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा, फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया और न ही स्वयं उन्हें छुआ। अब लेखक कहते हैं कि बोधराज, जो कि हमेशा पक्षियों को परेशान करता था, अचानक उसके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई। उसने क्या किया, लेखक के हाथ में गुलेल पकड़ा दिए और 5-7 कंकड़ दिए और कहा कि तुम चील को इधर आने से रोको। लेखक चूंकि गुलेल चलाना नहीं जानते थे, फिर भी वो कंकर को गुलेल से चलाने लगे जो इधर उधर लगती थी। और बोधराज ने क्या किया, दीवार के पास एक मेज थी, उसे खींचकर फर्श के बीचों बीच ले आया और उसके ऊपर एक कुर्सी चढ़ा दी और उस पर चढ़ के घोंसले को धीरे से आराम से उतारा। फिर मेज से उतर के टेबल पे आया और घोंसले को लिए ही उसने नीचे छलांग लगा दी और सीधा दरवाजे की ओर भागा। लेखक से बोला कि चलो गैराज में चलते हैं, और सीधे घोंसले को लेकर गैराज में गया और वहां जाकर उसने घोंसले को अच्छे से रोशनदान में रख दिया। गैराज में जो था एक ही दरवाजा था, जिसको बंद कर देने से किसी के आने का डर नहीं था, और एक छोटा सा झरोखा था। झरोखा में छोटी सी खिड़की थी।
जिससे चील अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो झरोखा काफी छोटा था। और बक्से पर चढ़कर वो उन बच्चों को देखने लगा। अब लेखक को अंदर ही अंदर डर सताने लगा कि ये इन बच्चों को उठाएगा और अपनी जेब में डालकर भले ही सारा दिन घूमता रहेगा। लेकिन बोधराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने लेखक से कहा कि जाओ थोड़ा पानी ले आओ, इन्हें प्यास लगी है। लेखक गए और दौड़कर एक कटोरी में पानी ले आए और उसने बूंद बूंद करके उन मैना के बच्चों के चोंच में पानी डाला। और पानी पीने के बाद बच्चे शांत हो गए और उसने लेखक को उन बच्चों को छूने से मना कर दिया और स्वयं भी उन्हें नहीं छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाते रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि जब बोधराज ने उन बच्चों को स्थिर रख दिया, उनके मुंह में पानी पिला दी, वे शांत हो गए, तो लेखक को चिंता हुई कि इस चिड़िया के बच्चों को ढूंढते हुए जब इनके माता पिता आएंगे तो ये अपने बच्चों को कैसे ढूंढेंगे। तो बोधराज ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, वो अपने आप झरोखों से आ जाएंगे और इन्हें स्वयं ही ढूंढ लेंगे। देर तक वे दोनों गैराज में बैठे रहे और बोधराज जो था मंसूबे में योजना बनाता रहा, सोचता रहा कि इस रोशनदान को कैसे बंद कर दिया जाए कि चील कभी भी यहाँ गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह देर तक चील की ही बातें करता रहा और फिर जब वो अपने घर चला गया, दूसरे दिन लेखक कहते हैं कि जब बोधराज वापस आया तो उसके हाथ में न तो गुलेल थी और न ही उसके पॉकेट में कंकड़ था, बल्कि इसके विपरीत वह अपने जेब में चुग्गा भर कर लाया था। चुग्गा का अर्थ होता है चिड़िया के चुनने वाला दाना। चिड़िया को जो दाना खिलाते हैं, गेहूं, बाजरा, मक्के का टुकड़ा चिड़िया खाती है, तो उस खिलाने वाले दाने को बोलते हैं चुग्गा। तो जब बोधराज दूसरे दिन घर आया तो उसके पॉकेट में चुग्गा था, जिसे उसने चिड़िया के बच्चों को खिलाया और बहुत देर तक दोनों वहां बैठकर उसके करतब, चिड़िया के बच्चों के करतब यानी उनके खेल को देखते रहे, उनके क्रीड़ा का आनंद लेते रहे। इस प्रकार एक बच्चा जो कि सबकी नजर में बुरा था, उसके अंदर भी कुछ इंसानियत थी, मनुष्य वाले गुण थे, वो भावुक था, स्थिति परिस्थिति बस वैसा बन गया था। लेकिन जब उसने चिड़िया के बच्चों को परेशान देखा, उसे लगा कि ये चील जो है बच्चों को खा जाएगी, तो उसके अंदर ममता की भावना जग उठी और उसने उन चिड़िया के बच्चों की प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार हमारी ये कहानी गुलेल का खेल समाप्त होती है और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हमें पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए। आदमी को प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और प्रेम करना चाहिए।